प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 18 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज धनराज द्वारा, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा कहा हुआ वाक्य है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए उनका एक साक्षात्कार वनीता पांडे ने लिया था। साक्षात्कार भाव इंटरव्यू किसने लिया था? लेखिका वनीता पांडे ने। इस साक्षात्कार का संवादित अंश जहां दिया जा रहा है, वनीता पांडे ने उनके बचपन से लेकर उनके जीवन की अब तक की घटनाओं का इस पाठ्य में वर्णन किया है। तो वनीता पांडे पहले प्रश्न पूछती है, कहती है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। कष्टसाध्य भाव जो कठिनाइयों से भरा हुआ हो, उस सफ़र के बारे में आप कुछ बताएं। धनराज आगे से उत्तर देता है, कहता है, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। वो कितने भाई थे? 3 भाई थे। तो जो दूसरे भी दोनों बड़े भाई थे उनके, वो भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी का शौक़ हुआ, हॉकी खेलने का। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत होता है औकात नहीं थी मेरी, क्योंकि धनराज पिल्ले एक गरीब परिवार से संबंधित था। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। हॉकी खेलने वाली स्टिक भी उनके पास नहीं थी। वे मुझे तभी मिलती जब मेरे दोस्त खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। धीरज, जिसे हम धैर्य कहते हैं, शांति के साथ। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। जब क्या हुआ, धनराज पिल्ले के बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया खिलाड़ी के तौर पर, तो जो उसके भाई की पुरानी हॉकी स्टिक थी वो धनराज को मिल गई। वे नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वे मेरी अपनी थी। क्योंकि पहले वे किनसे खेलता था? अपने दोस्तों से उधार लेकर। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 वर्ष का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चों जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर क्या था? पतला था, दुबला था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। मैं बहुत झुंझारू था, जो अपनी जीन जान लगाकर खेलता है और हारने की परवाह नहीं करता, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। पहले वे जूनियर टीम में खेले और उसके बाद सीनियर टीम में उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, क्योंकि उनके दोनों भाई भी हॉकी खिलाड़ी थे, तो उनके भाई भी उस टीम में थे। तो वो कहते हैं कि हमने बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद होती है, आशा जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। पर नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो वो नेशनल में अब खेलेंगे। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी उदासी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल इंडिया
कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज पिल्ले का जो जीवन था, बचपन था, बहुत संघर्ष भरा था, क्योंकि उनके घर पे गरीबी थी और उन्हें खेलने का बहुत शौक़ था। तो जो खेलने के लिए वस्तुओं की ज़रूरत होती है वे भी उनके पास नहीं थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने साहस ना छोड़ते हुए अपना ध्यान खेल की ओर जारी रखा और एक दिन ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए वे चुने गए। आगे लेखिका वनीता उनसे फिर प्रश्न पूछती है, बोलती है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, भाव कि आप पढ़ाई में कैसे रहे, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है। तो धनराज आगे से उत्तर देता है कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड़ी था, क्योंकि वे होशियार नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी ना मुझे मिलती, क्योंकि वे पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस जहाँ आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, क्योंकि वे पढ़ाई ना किए करने के बावजूद भी अब हॉकी का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था जिसे सब लोग जानते हैं। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। आगे से वनीता प्रश्न पूछती है, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? तुनक है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके नाक पर गुस्सा रहता है। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज उत्तर देता है, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है, उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। तुनक मिजाजी मीन्स गुस्से के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ पाने के लिए जूझना पड़ा, भाव के बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। मीन्स के स्वभाव से मैं चिड़चिड़ा हो गया, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मेरा भी दिल नरम है। किसी की तकलीफ़ देखकर मैं भावुक भी हो जाता हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था तो कई बार वे गुस्से में किसी को बहुत ज़्यादा जब बोल जाता था, तो फिर महसूस करने पर वे उससे माफ़ी भी मांग लेता था। आगे से वनीता प्रश्न पूछती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। अहमियत मीन्स इज़्ज़त क्या है। धनराज उत्तर देता है, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों को हमारे अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। उसे अपनी माँ से बहुत प्रेम था, क्योंकि वो कहता है कि हमारी माँ ने हमें बहुत प्रेरित किया है। आज उन्हीं की वजह से मैं जहाँ इस मुकाम पे हूँ। तो वो कहता है कि मैं चाहे इंडिया में हूँ, जहाँ भारत से बाहर, रोज़ रात सोने से पहले वे किससे बात करते थे? अपनी माँ से। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। मीन्स के अहंकार ना करने की। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। वे भी मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है। वनीता आगे से प्रश्न पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? कृत्रिम होता है बनावटी।
धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था, भाव के टच कर रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। कृत्रिम क्या होती है? नकली या बनावटी घास, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। वनीता आगे से प्रश्न पूछती है, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज उत्तर देता है, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी। मैंने न्यू कार नहीं ली थी, नई कार नहीं खरीदी थी। सेकंड हैंड मीन्स के पुरानी कार ली थी जिसका नाम अरमांडा था, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। उसका नाम प्रसिद्ध खिलाड़ियों में आने लगा था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत औकात मुझ में नहीं थी, क्योंकि तब भी उसके पास इतना पैसा नहीं आया था। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है, क्योंकि जो रिपोर्टर होते हैं वे प्रसिद्ध हस्तियों के आगे पीछे रहते हैं। तो वो कहता है कि किसी रिपोर्टर ने फोटोग्राफर ने मुझे कहाँ रेलवे स्टेशन पर देख लिया था और मेरी तस्वीर खींचकर सुबह अखबार में खबर छपवा दी थी कि हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी अभी भी ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वे किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वनीता आगे से प्रश्न पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? धनराज उत्तर देता है, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी मेरा परिवार, क्योंकि वे बहुत गरीब परिवार से था, तो परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना उनके जीवन का मकसद था। विदेश में जाकर खेलने से जो भी कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वे ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने भी एक तोहफे के तौर पर फ्लैट दिया था, जो वे कहता है कि उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं खरीद सकता था, कि वे घर बहुत अच्छा था। वनीता आगे से प्रश्न करती है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज उत्तर देता है कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा मीन्स प्रसिद्धि मिली, सम्मान मिला। तो बच्चों, आपने
अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा।